तो यहाँ हम केमिस्ट्री के एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। उनमें हमने देखा था कि ये एल्कोहल जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है एंड एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर सकता है। एल्कोहल में जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, एल्कोहल कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक हम इथाइल अल्कोहल लिख लेते हैं, CH3CH2OH, ये एक इथाइल अल्कोहल है। ओके, इसे अगर और थोड़े अच्छे से लिखे तो ये ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CH2 और OH, O और H ऐसे। ये एक ही बात है, इसको हमने ऐसे लिखा है। अब देखिए ये अल्कोहल जब भी कोई रिएक्शन करेगा तो इसे तो कन्वर्ट होना होगा किसी और में, ठीक है। तो इनके पास दो ऑप्शन है। एक बार ये है कि यहाँ पर बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वो यहाँ से हो जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारा पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन हमारा पार्शियली पॉजिटिव। तो जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से ये टूट कर निकल जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो बच गया ये हमारा क्या पार्ट है? एक नेगेटिव पार्ट है। मतलब कि ये एक नेगेटिव चार्ज्ड है, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये खुद नेगेटिव चार्ज्ड है, मतलब किसी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, ब्रेक होगा, तब हमें जो मिलेगा वो होगा एक न्यूक्लियोफाइल। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है। न्यूक्लियो मतलब होता है पॉजिटिव और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो, तो कौन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? जो खुद नेगेटिव होगा। तो ये पूरा देखिए नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके बेसिस पे जब जब अल्कोहल का OH के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे हमने रिएक्शन विथ मेटल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एस्टरिफिकेशन, ये सारा हमने पढ़ रखा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्कोहल एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के वक्त क्या होगा? ये जो बॉन्ड ब्रेक यहाँ हो रहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, अब वो बॉन्ड ब्रेक होगा ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में। इसे ये अल्कोहल को फिर से लेते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इस बार यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, C और ये OH, जैसे ये लिखता हूँ H और ये H और H। क्या हुआ? ये CH3CH2OH, देखिए CH3CH2OH। इस बार जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा था बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, या इसके बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था पहले, लेकिन अब यहाँ नहीं होगा। अब बॉन्ड क्लीवेज होगा बिटवीन ये कार्बन एंड ये ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा तब ये इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है हमें, तो ये डेल माइनस होगा यहाँ, और ये कार्बन क्या होगा? डेल प्लस। अब देखिए जब ये यहाँ से निकल कर चला गया बॉन्ड क्लीवेज होने पे, तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या चार्ज है? वो डेल प्लस चार्ज है, मतलब एक कार्बोकैटायन या पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज रह गया हमारे पास। तो जो खुद पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसे ही तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव और फाइल मतलब अट्रैक्शन। तो ऐसे एक स्पीसीज जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट है, कौन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? जो खुद पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा इतना जो स्पीसीज यहाँ बच रहा है OH जाने के बाद वो एक पॉजिटिव है, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल है और वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड है। तो अब ये जब हमारा कार्बन जब हमारा अल्कोहल ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से क्लीवेज होता है तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करता है, और जब हमारा अल्कोहल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है। हमने ये न्यूक्लियोफाइल का सब कुछ पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल के जैसे जब हमारा ये अल्कोहल काम करेगा तब हम कौन कौन से रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। उस समय हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेंगे। पहला है रिएक्शन विथ HX, दूसरा है रिएक्शन विथ PX3 मतलब कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। ओके, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। यहाँ पर X का इक्विवेलेंट क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो X इज इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन। फिर डिहाइड्रेशन है और फिर ऑक्सीडेशन है। तो ये चारों हम देखेंगे अभी। तो यहाँ से हमारे कंसेप्ट अब स्टार्ट होते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो हम जिसकी बात कर रहे थे जैसे CH3 CH2
और COH। तो ये यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन जब ब्रेक होगा तो ये इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। उस वक्त हमारा अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा, क्योंकि ये कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होकर यहाँ से कटकर अलग हो जा रहा है। इसे हम हटा सकते हैं ऐसे कटकर, क्योंकि ये कटकर अलग हो गया, इसे हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज़ बचा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है और वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देखिए, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन अल्कोहल। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में जो क्लीवेज होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये अल्कोहल में सिर्फ होता है, फिनॉल में नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक फिनॉल बनाऊँ तो फिनॉल ऐसा है। अब इस फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज करना है, तो ये वाला हमारा कार्बन है यहाँ पर, ये वाला कार्बन है यहाँ पर और ये ऑक्सीजन है, यहाँ से हमें बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा, तब ये होगा इस टाइप से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज। लेकिन हमें पता है कि फिनॉल में बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का है, डबल बॉन्ड नेचर। ये देखेंगे हम रेजोनेंस के कारण, पिछले बार भी देखा था, फिर देखेंगे कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये डबल बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देयरफॉर ये बॉन्ड टूटना फिनॉल में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के जो OH है, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो यही बातें यहाँ लिखी है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन अल्कोहल। फिनॉल में क्या है, फिनॉल शो सच रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ओनली विद जिंक। तो बाकी हर जगह ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का क्लीवेज नहीं होता है फिनॉल में, लेकिन सिर्फ जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है, जिंक एक एक्सेप्शन है, जिंक के साथ जब ये हमारा फिनॉल रिएक्ट करता है उस वक्त ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच का क्लीवेज पॉसिबल है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब वो जिंक के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा तब ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल है, अदरवाइज ये और कहीं भी क्लीवेज नहीं होता। बाकी हर जगह अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज हमें देखने को मिलेंगे। और देखते हैं इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड अल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हमने कहा यहाँ से जब OH निकल कर चला जा रहा है तो ये पूरा पार्ट जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्लीवेज के कारण हमें 4 टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेंगे जो हमने पिछले टेबल में देखा था। एक है HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा हमारे पास है PX3 मतलब कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फिर तीसरा है हमारे पास डिहाइड्रेशन और फोर्थ है ऑक्सीडेशन। ये सारे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड विच इज वेयर आवर अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड, देखिए यहाँ नाम पे ही लिखा है अल्कोहल, यहाँ पे E+ लिखा है, मतलब कि अल्कोहल इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अभी अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। और जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के जैसे कब काम करता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तब वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है इन दोनों के बीच में, तब वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तब हमारा ये पार्ट क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ओके। और जब ये दोनों बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तब हमारा ये वाला जो पार्ट क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अभी अल्कोहल इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल, दैट मीन्स बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो देखिए अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, दैट इज RH। कैसे, देखिए ये R स्टैंड्स फॉर कोई अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, CH3 ऐसे OH, ठीक है। ये R की जगह हम CH3 भी लिख सकते हैं, ये क्या है, मिथाइल है। R की जगह हम CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ फिर, इथाइल हुआ। R की जगह हम CH3 CH2 ऐसा पूरा लिखकर OH लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ऐसा। तो ये 8 है हमारा।
ROH हमारा बॉन्ड क्लीवेज यहाँ होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। और होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ का ये H जो है ये OH के संग कॉम्बाइन करके H2O बना रहा है, और ये जो X है यहाँ पर R के संग कॉम्बाइन करके RX बना रहा है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से X यहाँ पे अटैक किया है, और OH यहाँ से निकल कर वाटर से कॉम्बाइन करके ऐसा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये हमारा हाइड्रोजन है और X है मतलब हेलोजन, ये ब्रेक होगा तो H+ और X- पे ब्रेक होगा, और यहाँ से जब ये ब्रेक होता है, क्लीवेज होता है, तो ये हमारा प्लस और ये हमारा OH-। तो अब ये OH- ये H+ के संग कॉम्बाइन होगा, और ये R+ जो है ये X- के संग कॉम्बाइन होगा। तो ऐसे हमें ये मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ एल्कोहल को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट है हमारे पास जिनका नाम है लुकास टेस्ट। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जब हमारे पास इस टाइप के अल्कोहल होते हैं, जैसे ये कार्बन है और ये OH के संग कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कार्बन और 3 बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये अगर तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो, तो ये कार्बन जो OH के संग कनेक्टेड है, ये कार्बन अब किसी और कार्बन के संग क्या कनेक्टेड है, नहीं है। तो इनका जो डिग्री है ना 0 है। आप इसे कह सकते हैं ये मिथाइल है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ये मिथाइल अल्कोहल तो है ही, CH3OH यहाँ पर हमने लिखा भी था थोड़ी देर पहले, ये CH3OH, तो ये मिथाइल अल्कोहल है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 3 जो बॉन्ड कार्बन बना रहा है OH के अलावा ये तीनों हाइड्रोजन ही हो। इसके जगह ऐसे भी तो हो सकता है ना कि इसमें से 2 हाइड्रोजन है लेकिन एक जो है वो CH3 है, ठीक है। तब ये क्या बना, ये हमारा इथाइल अल्कोहल बना है, CH3CH2OH, ठीक है। इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो कार्बन OH के संग कनेक्टेड है, इसे मैं रेट कर देता हूँ, जो कार्बन OH के संग कनेक्टेड है वो फिर एक कार्बन के संग कनेक्टेड है, सिर्फ एक कार्बन के साथ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कार्बन, रेड वाला कार्बन 2 कार्बन के संग कनेक्टेड होता, कि मान लेता हूँ यहाँ भी एक CH3 है, या CH3 नहीं है, ऐसा ले लेता हूँ कि यहाँ पर अब CH2CH3 ऐसा 2 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। तो भी हम क्या देखेंगे कि ये रेड वाला कार्बन तो एक ही इस कार्बन से कनेक्टेड है ना, फिर ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, वो मुझे नहीं देखना है। सिर्फ रेड वाला कार्बन खुद किससे कनेक्टेड है, कितने कार्बनों से, ये देखना है। तो ये रेड कार्बन एक इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये रेड कार्बन फिर एक इस कार्बन से कनेक्टेड है। अब ये कार्बन और कितने से कनेक्टेड है उसे मुझे नहीं देखना है। तो ये कार्बन एक इधर कनेक्टेड है, ये कार्बन एक इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये अल्कोहल हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, वैसे ये वाला हाइड्रोजन भी अगर रिप्लेस कर दूं मैं किसी एक कार्बन से, तो अब ये क्या हो गया, ये CH3 भी लिख सकता हूँ, या ऐसे CH2CH3 कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक कार्बन यहाँ पर है, ये पक्का है। तो ये कार्बन, अब रेड वाला कार्बन जो है अब 3 और कार्बनों से कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ओके, 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि जब 4 डिग्री होगा तो ये OH ग्रुप ही यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर अल्कोहल तो हो नहीं सकता। इसलिए 0 डिग्री हो सकता है कि कोई भी कार्बन नहीं है, सारे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो उसे हम जनरली मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, 0 डिग्री नहीं कहते। प्राइमरी अल्कोहल जब एक कार्बन कनेक्टेड है, सेकेंडरी अल्कोहल जब 2 कार्बन कनेक्टेड हो, और टर्शियरी अल्कोहल जब 3 कार्बन कनेक्टेड है। तो प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब ये लुकास टेस्ट जो है ये डिटरमाइन करने के काम आता है कि हमारे पास एक अल्कोहल है, मुझे नहीं पता कि ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है। तो मैं अगर लुकास टेस्ट करूँगा तो उसके रिजल्ट से मुझे ये पता चल जाएगा कि हमने जो सैंपल लिया था वो प्राइमरी अल्कोहल का था, सेकेंडरी अल्कोहल का था, या टर्शियरी अल्कोहल का था। तो लुकास टेस्ट कैसे होगा, लुकास टेस्ट करने के लिए हमें एक लुकास रिएजेंट लेना होगा। लुकास रिएजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, मतलब ये HX जैसे है ना, तो X के जगह क्लोरीन लूँगा तो HCl हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, और साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर का कोई भी क्वांटिटी नहीं रहेगा, ड्राई रहेगा बिल्कुल, जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट आप कह सकते हैं। तो एक रिएक्शन है जहाँ पर हमें अल्कोहल को HCl से रिएक्ट कराना है इन प्रेजेंट ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं।
कि हमारे पास एक अल्कोहल है ROH को मैं HCl से कनेक्ट ये करा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? ऑब्वियसली मुझे RCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, जैसे था वैसा ही। ठीक है, तो ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा अल्कोहल है, ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है ना, यहाँ लिखा भी है ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब ये लूकस रिएजेंट जो है ये क्या चीज़ से बना है? ये इन चीज़ों से, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इनसे बना है। अब हमारा जो अल्कोहल है ये इसमें डिजॉल्व कर जाता है, ओके, सॉल्यूबल है। लेकिन HCl मतलब RX जो बन रहा है, RCl जो बन रहा है, ये जो एल्काइल हैलाइड बन रहा है, ये हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। इसके मतलब कि मैं जब एक कंटेनर में लूकस रिएजेंट लिया हूँ, मतलब ये पूरा लिया हूँ HCl और ZnCl2 लेकर, इसमें जब मैंने अल्कोहल डाला तो अल्कोहल तो घुल गया, लेकिन अल्कोहल जाकर घुलने के बाद इनके संग रिएक्ट भी तो कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है? ROH बाहर था, अंदर जाकर बन गया RCl है ना। अब ये RCl इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं है और ये टर्बिडिटी देता है, मतलब कि सॉल्यूशन को थोड़ा कलर चेंज, मिल्किश वाइट ऐसा कुछ कर देगा। ओके, तो इसी से हमें पता चलता है कि ये कौन सा अल्कोहल है, मतलब ये कौन सा अल्कोहल था। ठीक है, इसी से पता कैसे? क्योंकि जब टर्बिडिटी आएगा, वो अगर इमीडिएटली आ गया, तुरंत आ गया, मैंने इसे डाला और संग संग इसमें टर्बिडिटी आ गया, दैट मीन्स कि हमारा 3 डिग्री अल्कोहल था। अगर मैंने डाला और 2-3 मिनट या 5 मिनट के बाद इसमें टर्बिडिटी आया, दैट मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल था। और मैंने डाला और कुछ भी टर्बिडिटी नहीं आ रहा है, तो ये फिर 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि टाइम के ऊपर कि इसमें टर्बिडिटी कितनी देर में आ रहा है। अगर इमीडिएटली आ रहा है तो 3 डिग्री, अगर थोड़े टाइम से आ रहा है तो 2 डिग्री, और आ ही नहीं रहा तो 1 डिग्री। ठीक है देखते हैं इस बात को यहाँ पर लिखकर कि लूकस रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रिएक्टिविटी। डिफरेंस इन रिएक्टिविटी क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि हमारा जैसे 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए फटाफट रिएक्ट करके RCl बना देगा, ROH से मतलब अल्कोहल से फटाफट रिएक्ट होकर एल्काइल हैलाइड बना देगा। और ये एल्काइल हैलाइड तो इस सॉल्यूशन में टर्बिडिटी देता है, तो जल्दी से टर्बिडिटी मुझे मिल जाएगा। जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है वो थोड़ा कम रिएक्टिव है, देयरफॉर ये ROH मतलब अल्कोहल से इसे जब एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होना है तो इसमें वो टाइम लेता है 2 से 5 मिनट। तो हमें जो टर्बिडिटी देखने को मिलेगा वो भी 2 से 5 मिनट बाद दिखेगा। टर्बिडिटी क्यों मिलता है ये समझना है, क्योंकि ये ROH, जब तक ROH है, जब तक अल्कोहल है, इस सॉल्यूशन में कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो रिएक्ट करके 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 जब RCl में कन्वर्ट हो जाएगा तब हमें इस सॉल्यूशन में टर्बिडिटी देखने को मिलेंगे। तो यही बात है कि जितने जल्दी ये रिएक्ट करेंगे उतनी जल्दी टर्बिडिटी देखने को मिलेंगे। और रिएक्शन के मामले में हमारा जो 3 डिग्री अल्कोहल है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल, इसलिए ये टाइम का फैक्टर भी इसमें आ रहा है। ठीक है, अल्कोहल ROH आर सॉल्युबल इन लूकस रिएजेंट, ये ROH सॉल्युबल है, वाइल देयर हैलाइड दैट मीन्स RCl या RX कह सकते हैं इन जनरल आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन, ये इसमें सॉल्युबल नहीं है और टर्बिडिटी बनाते हैं। ये जो इमिसिबल है ना, मतलब कि सॉल्युबल नहीं है। जब दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं ना तो उसे हम सॉल्युबल इनसॉल्युबल नहीं कहते, उसे हम इमिसिबल कहते हैं, मिसिबल या इनमिसिबल। तो दो लिक्विड अगर खुद में मिल जाते हैं तो मिसिबल है, नहीं मिलते हैं तो वो इमिसिबल है। जैसे कि ऑयल और वाटर एक दूसरे में नहीं मिलेंगे ना तो वो इमिसिबल है, लेकिन अगर अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में मिल जाते हैं तो वो मिसिबल है। तो ये मिसिबल इमिसिबल वर्ड लिक्विड के घुलने में के लिए यूज़ करते हैं। फिर 3rd डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी इमीडिएटली एज दे फॉर्म एल्काइल हैलाइड ईजिली। 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से एल्काइल हैलाइड बना देता है, इसलिए इसमें टर्बिडिटी मुझे इमीडिएटली देखने को मिलता है। 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी आफ्टर 2 to 5 मिनट्स, तो इसमें थोड़ी देर से मिलेगा। और 1 डिग्री टर्बिडिटी देता ही नहीं है एट रूम टेम्परेचर, डज नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी जो है बहुत कम है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर 2nd डिग्री, फिर प्राइमरी। अब आप कहेंगे क्यों? तो इस क्यों का भी आंसर बहुत ईजी है।
आप देखिए कि हमारे पास एक थर्ड डिग्री अल्कोहल है, मतलब ये कार्बन के संग और 3 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, और एक OH है। यहाँ मैं ऐसे सिर्फ कार्बन लिख देता हूँ, बाकी नहीं लिखता। ये है, ये वाला हमारा था, इस कार्बन के संग 2 कार्बन कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और OH, तो एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन, और इसके संग OH तो है ही, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसा। अब क्लीवेज कहाँ हो रहा है, हमने पहले ही देखा है कि जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्लीवेज होता है, ये R और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, और फिर इस ये X जो है ये जाकर यहाँ पर अटैक करके RX बनाता है। तो क्लीवेज कहाँ पर होगा, यहाँ पर R और C और ये O के बीच में, R मतलब ये C और O के बीच में। तो यहाँ पर जब भी क्लीवेज होगा तो ये टूटकर क्या मिलेगा, मुझे ये पॉजिटिव मिलेगा, और ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट हट गया यहाँ से, हाँ, तो इसे हटा ही देता हूँ मैं, ये मिला मुझे। यहाँ पर जब क्लीवेज होगा इस OH का C के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये हट गया और ये प्लस मिलेगा, ऐसा। यहाँ पर जब क्लीवेज होगा तो क्या मिलेगा, ये हट गया और फिर ये प्लस मिलेगा मुझे। अब आप देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। एक कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर प्लस है, मतलब ये कार्बन कैटायन है जिसके संग और 3 कार्बन अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड ये 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसके बनने के चांसेस या रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो हमें मिलेगा ना वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन होने के बाद जो मिलेगा वो स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन होने के बाद ये तो सेकेंड स्टेप में हमें ये मिल रहा है, पहले क्या होगा कि ROH जो है ये टूटकर R प्लस और OH माइनस बनेगा। ये जो R प्लस बन रहा है ना ये ज़्यादा स्टेबल है दूसरे कोई R प्लस से, मतलब ये 3 डिग्री R प्लस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री R प्लस और कंपेयर टू 1 डिग्री R प्लस। तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी बन जाएगा, ये थोड़ा टाइम से बनेगा, ये और बिल्कुल टाइम से बनेगा या नहीं बने। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा बनने के बाद वो जल्दी बनना चाहेगा, जो बनने के बाद ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा वो थोड़े देर से बनेगा। तो इस टाइप से रिएक्टिविटी का यहाँ पे कंसेप्ट है। तो मेनली हमारे लूकस रिएजेंट के साथ यही जानना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करते हैं और हमें टर्बिडिटी देखने को मिलता है। अगर 3 डिग्री है तो इमीडिएटली टर्बिडिटी मिलेगा, 2 डिग्री है तो आफ्टर 2 to 5 मिनट्स, एंड 1 डिग्री है तो रूम टेम्परेचर में टर्बिडिटी नहीं मिलेगा, हीट करने पे रिएक्शन होगा फिर टर्बिडिटी देखने को मिलेगा। तो इससे हम लूकस रिएजेंट से अल्कोहल के डिग्री को निकाल सकते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जो है हमने पढ़ा था फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, मतलब PX3, इसके संग रिएक्शन करा रहे हैं। फिर से अल्कोहल क्या है, E+ है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल के जैसे कौन अल्कोहल काम करेगा, जिनका क्लीवेज यहाँ से होगा, यहाँ से, तो ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पे क्लीवेज होगा, और ये हमारा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। यहाँ X के जगह हम लिख सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये PBr3 भी हो सकता है या PCl3 भी हो सकता है। ये हमने जनरल फॉर्म लिखा है। ये हमारा R है, ये R एक एल्काइल है, कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 ऐसा भी हो सकता है, CH3 CH2 ऐसा भी हो सकता है। जस्ट ये एल्काइल जनरलाइज फॉर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी सेम बातें हैं, इनका जो X है यहाँ से निकल कर इसके संग जाकर देखिए रिएक्ट किया तो RX 3RX हो गया, और ये जो P बच रहा है और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 3OH भी तो मिल रहा है ना, 3OH भी मिल रहा है और यहाँ से एक P बच रहा है। तो ये मिलकर क्या बन रहा है देखिए H3PO3 हो गया यूज, ये पूरा मिलकर ऐसा बन गया। इसे हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, ओके। अगर ये PO4 होता H3PO4 तो इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, रिक, ओके, फॉस्फोरिक एसिड। ये है हमारा फॉस्फोरस एसिड, और साथ में हमें मिल रहा है एल्काइल हैलाइड। तो देखिए पिछले रिएक्शन में भी हमें यहाँ एल्काइल हैलाइड ही मिल रहा था। यहाँ पर ये देखिए अल्कोहल के संग जब हाइड्रोजन हैलाइड कॉम्बाइन कर रहे हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर मिल रहा था। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के संग जब अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें फिर से एल्काइल हैलाइड, लेकिन
इस बार वाटर की जगह में फॉस्फोरस एसिड मिल रहा है H3PO3। तो ये हमने देखा दूसरा। तीसरा है हमारे पास डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन मतलब ही क्या है, नाम पे ही छिपा है कि यहाँ पर हाइड्रेशन हटेगा। डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन का जाना, रिमूवल ऑफ वाटर। तो H2O कहीं ना कहीं हम रिमूव करने वाले हैं अल्कोहल से, और ये रिएक्शन भी अल्कोहल वर्किंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब कि जो बॉन्ड है ये C और OH के बीच का ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, ना कि ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमारा ये अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करने वाला है। देखते हैं कैसे। तो अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एल्कीन। अच्छा, इसका मतलब है कि अल्कोहल से जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो वो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कुछ वीडियोस के पहले, तो वहाँ भी हमने एल्कीन में वाटर को डालकर अल्कोहल बनाया था। अब अल्कोहल से वाटर निकाल लूँगा तो फिर एल्कीन बन जाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात थी। देखते हैं कैसे। तो देखिए, द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, मतलब ऐसे एसिड जिसमें H+ मिलेगा हमें, ठीक है, इसे प्रोटिक एसिड कहते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, देखिए H4 है ना, O4 है ना, इसे फॉस्फोरिक कहते हैं, अगर 3 होता तो फॉस्फोरस कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड और कैटलिस्ट लाइक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना दैट इज Al2O3। तो कितने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, विच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो हमें डिहाइड्रेशन करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या क्या कैटलिस्ट है ये ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड है, या तो फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, और या तो फिर एल्यूमिना है। ये चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, और इसे हीट करना पड़ेगा तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल से निकल जाएंगे। तो कैसे निकलेंगे अल्कोहल से वाटर? तो एक अल्कोहल फॉर एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बना है, यहाँ पर और कुछ कनेक्टेड होगा, लेकिन ये C के साथ OH कनेक्टेड और इस के संग H कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। अगर समझने के लिए लूँ तो ऐसे देख ही सकता हूँ कि चलिए यहाँ पर इन जनरल H कनेक्टेड है, ये सारे H है। तो ये क्या होगा एक्चुअली, CH3 और CH2OH, कहीं कहीं ये बन गए C2H5OH। देखिए यहाँ पर C2H5 मतलब 1 2 3 4 5 और फिर OH, तो ये मिथाइल अल्कोहल एक टाइप से। ओके, तो मिथाइल अल्कोहल के संग अगर मैं हीट करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड को ऐसे H+ से दिखाया गया है कि इसमें एक H+ है, मतलब एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो प्रोटिक एसिड के संग इसे अगर हीट किया जाए तो इनका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर निकलने वाला है। तो देखिए यहाँ से ये OH निकला, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल से, मतलब दूसरे वाले एटम से, इसी जिस एटम से OH निकल रहा है ना, उसी एटम का H नहीं जाने वाला। हाँ, ये ध्यान रखना है, दूसरे एटम के, दूसरे नज़दीक वाले एटम से एक H निकलने वाला है, ठीक है। ये दोनों जब निकल जाएंगे, इसी के लिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अब ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये कार्बन जिसके संग OH कनेक्टेड है इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन के संग जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो सब अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब जो कार्बन, अल्फा कार्बन के संग जो कार्बन कनेक्टेड है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन के संग जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि OH तो जा रहा है अल्फा कार्बन से, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन H जो निकल रहा है वो बीटा कार्बन का H निकल रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। मतलब बीटा H निकल रहा है यहाँ से, अल्फा H नहीं निकल रहा, अल्फा से सिर्फ OH निकल रहा है और बीटा से H निकल रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो फिर जो भी है, यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों से ये निकल गया, दोनों कॉम्बाइन करके H2 बनेगा। लेकिन इनका क्या होगा, यहाँ से जब एक H चला गया, ये चला जाएगा, तो इसके पास एक बॉन्ड बनाने के लिए बचा है, ये यहाँ से गया तो एक बॉन्ड बनाने के लिए बचा है, इनका ये भी गया तो ये एक और बॉन्ड यहाँ से बना सकते हैं ना, इनका एक एक बॉन्ड तो छूट गया। अब ये दोनों आपस में जोड़ लेंगे और एक डबल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो यहीं पर यही दिखाया गया, ये देखिए जितने भी H मैंने ब्लू से लिखा था वो यहाँ पर ऐसे है, ये H भी हो सकता है, यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन था कि यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक H था, वो दोनों एक दूसरे के संग कॉम्बाइन करके H2O बन गए और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया, तो ये हमारा एक एल्कीन बन गया डबल बॉन्ड वाला। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है कि अगर इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, तो हमें ये मिल रहा है। ओके, ये CH2
C2H5OH, ठीक है। ये सेम जैसा हमने ऊपर दिखाया था, इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। ये तो रहा COH, बाकी ये सब हाइड्रोजन है ना। तो एक OH यहाँ से जाएगा अल्फा कार्बन का, और एक H जाएगा बीटा कार्बन का, दोनों निकल गए। तो ये कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से बचा है, ये बनाना है इनको, और ये कार्बन का एक बॉन्ड बनाना है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड जैसे ही बनाएंगे, ये H मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला भी हटा देता हूँ। तो ये क्या बना, ये तो बना हमारा एल्कीन। दैट मीन्स यहाँ पर ये 2 कार्बन वाला एल्कीन है, इसे हम कहेंगे इथिन। तो इसे हम कहते हैं इथिन। ओके, लेकिन अब ये समझने की बात है कि ये कैसा अल्कोहल था। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल था, क्योंकि जो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल था कि नहीं। अगर मैं इसे फिर से ड्रॉ करूँ तो ये था ऐसा OH, फिर ये सारे हाइड्रोजन H H H H और H। तब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं। जो कार्बन OH के संग कनेक्टेड है, इसे मैं रेट कर देता हूँ, वो और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इन टर्न सिर्फ एक कार्बन से और कनेक्टेड है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन में हीट किया, तो हमें इथिन मिल गया। ये OH यहाँ से गया, और यहाँ से कोई भी एक कार्बन हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। तो हमें जब डबल बॉन्ड बनाकर यहाँ पर फिर इथिन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या, जैसे ये नीचे ही एक एग्जाम्पल दिया गया है 2 डिग्री अल्कोहल का। ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं, क्योंकि जो कार्बन फिर से रेड से मार्क कर देता हूँ, जो कार्बन OH से कनेक्टेड है वो इन टर्न और 2 कार्बनों से कनेक्टेड है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, ठीक है ना। और एक ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड। इस कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना ही है ना, रेड वाले कार्बन को। तो एक बॉन्ड OH से बनाया है, एक बॉन्ड H के साथ बनाया है, और 2 बॉन्ड बनाए हैं एक एक कार्बन के साथ। तो ये फिर हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। 2 डिग्री अल्कोहल को जब मुझे एसिड डालकर हीट करना पड़े ताकि इससे वाटर निकल जाए, तो ये देखा गया है कि हम कॉन्सेंट्रेशन भी अल्कोहल का, ये एसिड का थोड़ा कम लेंगे और टेम्परेचर भी थोड़ा कम लेंगे, तो भी ये काम हो जाएगा। सेम कारण है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कंडीशंस है वो माइल्ड कंडीशंस है, उतने ड्रास्टिक या हार्ड कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल लेना पड़ेगा, टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल लूँगा, थोड़ा कम टेम्परेचर लूँगा, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी रिएक्टिविटी का कारण भी यही हम पढ़ रखे हैं, क्योंकि ये जब रिएक्शन करने जाएगा, निकलेगा, तो पहले ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन में, जो कम रिएक्टिव है। 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, जो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो कम माइल्ड कंडीशन में ही, लेस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और लोअर टेम्परेचर में ही ये काम कर जाता है। जब 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, अब देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल है। यहाँ पर आप कैसे समझ रहे हैं 3 डिग्री, देखिए सीधी सी बात है, ये वाला जो कार्बन है, यही कार्बन तो OH के संग कनेक्टेड है ना। अब ये कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, जब ये OH यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करके निकल जाने वाला है, ऐसे करके काट कर, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो रह गया ये प्लस चार्ज वाला मिलेगा ऐसा। ये क्या है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री। तो क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इनके बनने के चांसेस भी हाई है, जल्दी जल्दी बनेंगे, इनके रेट भी हाई है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए और भी कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल में, जैसे यहाँ 85 लिया था हमने, ये 20% अल्कोहल में और भी कम टेम्परेचर में ये रिएक्शन हो जाएगा, और हमें फिर से वाटर निकलने के बाद ये बचेगा। यहाँ वाटर निकल रहा है, तो देखिए यहाँ से तो इस कार्बन का तो OH निकल रहा है, और फिर बीटा कार्बन कौन सा है, यहाँ पे बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। तो किसी एक बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पर हमने इसका एक बीटा हाइड्रोजन निकाला है इसमें से, तो ये H3 की जगह H2 हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यही हो रहा है, H3 की जगह H2 हो रहा है और डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर जो मेन बात जानने की थी कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड एट लोअर
टेम्परेचर एंड लेसर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दैट इज माइल्डर कंडीशन। रीज़न तो आपको पता चल गया। तो ये बात हमने पढ़ लिया। ऑर्डर ऑफ एस ऑफ डिहाइड्रेशन, कितने आसानी से डिहाइड्रेशन होता है। तो टर्सरी अल्कोहल बहुत आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल और बहुत कम टेम्परेचर में हो जाएगा। सेकेंडरी में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का चाहिए 85% और टेम्परेचर चाहिए 440। प्राइमरी में बिल्कुल हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल और 443 केल्विन टेम्परेचर, ऐसे हमें चाहिए। तो ये एस ऑर्डर ऑफ एस ऑफ डिहाइड्रेशन लिखा है। मैकेनिज्म में अगर जाए, जैसे हमने कहा था ना कि कार्बोकैटायन बनेगा स्टेप में, तो वो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये अभी हमने यहाँ पे जो लिया है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इथेनॉल। तो 2 कार्बन है, एक OH लगा है, ऐसे इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का सबसे पहले स्टेप्स क्या है, ये जो डिहाइड्रेशन हो रहा है इसके स्टेप्स क्या है। तो 3 स्टेप्स में डिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है, मतलब OH H2O निकलता है अल्कोहल में से। पहला स्टेप में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो हम H+ यहाँ ले रहे थे ना, H+ कहाँ से आ रहा था, उस अल्कोहल से आ रहा था जो हम कैटलिस्ट के जैसे यूज़ कर रहे थे। तो उस अल्कोहल का ये जो अल्कोहल नहीं, उस एसिड से आ रहा था जिसे हम कैटलिस्ट के जैसे यूज़ कर रहे थे। तो उस एसिड का ये H+ सबसे पहले ये ऑक्सीजन के यहाँ पे इस जगह पे आके अटैच होता है। तो एक अल्कोहल में जब एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखिए ये अल्कोहल है और एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जाकर यहाँ पर ऐड हो गया ऊपर, देखिए ऐसा। तो ये हो गया एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से ये आप देखिए, ये पोर्शन जो है ये वाटर है H2O, ये अपना अलग हो जा रहा है, देखिए ये अलग हो गया। तो ये जब अलग हो रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटना चाहिए तभी तो अलग होगा। तो यही हमने जो कहा था ना कि ये एक ऐसा होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर रहा है। यहाँ पर अल्कोहल का जब भी बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टूटेगा, वही यहाँ पर हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर जो है ये प्लस चार्ज के संग ये अकेला रह जा रहा है, देखिए इधर प्लस चार्ज के साथ, और यहाँ वाटर अलग हो गया। ओके, अब ये प्लस चार्ज है ना, यही हमारा कार्बोकैटायन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी है 1 डिग्री, क्योंकि ये प्लस वाला कार्बन जो है एक और कार्बन के संग कनेक्टेड है। तो क्या कहाँ से आया, जो हम अल्कोहल लिए थे वो भी 1 डिग्री अल्कोहल था, तो इसका जो कार्बोकैटायन बना वो भी 1 डिग्री बना। अगर अल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री लेते तो कार्बोकैटायन भी 2 डिग्री या 3 डिग्री बनता। यही बात यहाँ भी लिखा है जो हमने अभी कहा कि सिंस वी हैव इथेनॉल दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, वी गॉट अ प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन। Similarly, secondary alcohol will give secondary carbocation and tertiary alcohol will give tertiary carbocation. We know that stability of carbocation is tertiary का सबसे ज़्यादा, then secondary, then primary. So tertiary carbocation will be produced faster compared to 2 degree carbocation, and 2 degree carbocation will be produced faster compared to 1 degree carbocation. This justifies the order of S of dehydration of alcohol कि हमारा 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट होगा कंपेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री जल्दी डिहाइड्रेट होगा कंपेयर टू प्राइमरी, क्योंकि कार्बोकैटायन जो बन रहा है ना वही टर्सरी का ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकेंडरी एंड कंपेयर टू प्राइमरी हुआ। अब ये कार्बोकैटायन में क्या होने वाला है, इस कार्बोकैटायन में से एक प्रोटॉन निकलने वाला है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलने वाला है। देखिए ये वाले में से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, अब इसमें से कोई हाइड्रोजन जाएगा, ये 1 या 2 या 3, ये 3 में से कोई एक हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ से एज्यूम करते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन जाने वाला है, तो इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चले गए। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ कर जाएंगे ना, ये हाइड्रोजन, फिर से बताता हूँ कि ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल कर जाएगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ छोड़ के जाएंगे, तो हमारा ये कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये वाला कार्बन, और ये H+, ऐसे H+, तो ये H+ है यहाँ निकल के गया, और ये कार्बन हमारा एक नेगेटिव चार्ज कार्बन। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखिए C, ये H, ये H, ये नेगेटिव चार्ज, फिर ये ऐसा, फिर ऐसे ये H, ये ऊपर भी H, और ये पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं रेट कर देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के जाने के बाद ये ऐसा दिखेगा क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है, H+ बनकर जा रहा है, तो यह C- होगा। अब ये माइनस मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये प्लस मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये माइनस प्लस दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, बस ये एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा इन दोनों के बीच में। इनका माइनस चार्ज भी गायब और इनका प्लस चार्ज भी गायब। हमें क्या मिला, एक
इथिन मिला, ऐसा। तो यही हो रहा है यहाँ पर। और साथ में ये भी लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में जो H+ कनेक्ट किया था ना हमने, जैसे आप देखिए यहीं पर फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, एक एल्कोहल में H+ हमने ऐड किया था, फिर ये पूरा कार्यक्रम हुआ और लास्ट स्टेप में फिर से मैंने इसमें से H+ एक निकाल कर बाहर ले गए। मतलब कि मैंने H+ डाला था, रिएक्शन होने के बाद मैं H+ फिर निकाल के बाहर कर लिया। इसका मतलब क्या है कि हमारा H+ सिर्फ रिएक्शन होने में हेल्प कर रहा है, रिएक्शन का पार्ट नहीं बन रहा, वो रिएक्शन को परफॉर्म करके फिर बाहर निकल कर चला जाता है। देयरफॉर इट इज़ एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, यही बात लिखा है कि द एसिड H+ यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन स्टेप 3 टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स राइट, इथिन इज रिमूव्ड एट इट इज फॉर्म्ड। इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पे H+ डाल रहे थे वो थर्ड स्टेप में H+ हमें निकल कर वापस मिल जा रहा है, तो ये सिर्फ कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। और इस पूरे रिएक्शन को राइट हैंड साइड में ड्राइव करने के लिए, जैसे इस रिएक्शन को आप देख रहे हैं, ये तो हमारा जनरलाइज रिएक्शन था, पहले सबसे पहले यही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो H+ हमने जो डाला था, बाद में यहाँ पर H+ हमें मिल गया, तो ये कैटलिस्ट के जैसा ही काम करता है। ओके, और क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में चलता रहे, ऐसे चलता रहे, ऐसे चलता रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये इथिन बनता है ना, इसे हम निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ एक गैप क्रिएट करके रखते हैं, तो रिएक्शन हर समय एज पर ला-चार्टियर्स प्रिंसिपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। नहीं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा कि ये अल्कोहल से यहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ बन रहा है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए। तो ये जैसे जैसे बनता जाएगा मैं इसे रिमूव करता जाऊँगा, निकालता जाऊँगा, ताकि ये रिएक्शन चलता ही रहे सामने की तरफ। ओके, यही बातें यहाँ पर लास्ट में लिखी थी। ठीक है, अब हम जाते हैं फोर्थ पार्ट में, जो था अल्कोहल एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने HX के संग रिएक्शन देख लिया, दूसरी बार हमने PX3 के साथ रिएक्शन देखा, फिर हमने डिहाइड्रेशन देखा, डिहाइड्रेशन। अब लास्ट जो है वो ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, चाहे हाइड्रोजन को हटाए वो भी ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन को डाले वो भी ऑक्सीडेशन है। तो हम दोनों ही तरीके से ऑक्सीडेशन इसमें बारी बारी से करने वाले हैं। होता क्या है वो देखते हैं। तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड अल्कोहल देखिए, कार्बन है, कार्बन के संग OH कनेक्टेड है, फिर इस कार्बन के संग एक H भी कनेक्टेड है, और फिर ऊपर 2 है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसमें से मुझे इनका ऑक्सीडेशन करना है, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिलहाल यही देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो कौन कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करने वाला हूँ मैं। ये OH का जो एक हाइड्रोजन है, ये वाला, इसे मैं हटाऊँगा, और ये C और H के बीच में जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हटाऊँगा। ये 2 हाइड्रोजन अगर मैं हटा दिया तो ये ऑक्सीजन एक और बॉन्ड इसका बच गया ना, ये एक और बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ। ये कार्बन भी एक बॉन्ड इसका टूट गया, तो ये एक और बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ। तो ये कार्बन का ये बॉन्ड और ये ऑक्सीजन का ये बॉन्ड, ये एक दूसरे के साथ बना लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा देखिए, फिर से देखता हूँ, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, वो H2 बना रहे हैं, और ये इस कार्बन का एक और, क्योंकि ये हाइड्रोजन चला गया तो एक बॉन्ड बनने के लिए बचा है ना उनके पास, और एक बॉन्ड बना सकते हैं ना, इनको तो 4 बॉन्ड बनाना है, इतना ये सब गया, तो अभी तो ये फिर 3 ही बॉन्ड बना रहे, तो एक 4 बॉन्ड और बनाएंगे। और ये ऑक्सीजन का ये भी गया, तो ये भी एक और बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के संग ही बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया, हमें क्या मिल रहा है, कार्बन के संग 2, ये तो था ही, ये कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन 2 हाइड्रोजन निकल गया और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब इसे पहले समझिए, देखिए क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये हाइड्रोजन कॉम्बाइन करके एक डाई हाइड्रोजन बन गए, और ये कार्बन ये ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा था, इनके पास, इनको 4 बॉन्ड बनाना ही है ना, इस ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड बनाना है। तो ये देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कार्बन के संग बना रहे हैं, कार्बन को ही 4 बॉन्ड बनाना था, 2 बॉन्ड तो पहले से यहाँ बना ही रहे थे वो, यहाँ पर और यहाँ पे।
अब ये हाइड्रोजन के संग जो बॉन्ड टूटा उसके बदले उन्होंने कार्बन के संग एक दूसरा बॉन्ड जोड़ लिया, सॉरी ऑक्सीजन के संग एक दूसरा बॉन्ड जोड़ लिया। तो ये हमारा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? SI, इसे ही हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ये एक जनरलाइज्ड नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड तो बना रहा है, उसके बाद इसके पास 2 लेग और बचा है, इसके संग वो कुछ भी लगाए वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये सब हम कार्बोनिल कंपाउंड में रहेंगे। अब ये जो 2 बॉन्ड है ना, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होने पर ये अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि मैं आता हूँ, यहाँ पर एक पेज है यहाँ पर खाली, इसमें हम ये देखते हैं कि देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड इसे कहते हैं, ठीक है। यही हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का जनरलाइज्ड फॉर्म है। अब आप खुद सोचिए कि अगर दोनों ही हाइड्रोजन हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं CCHO। CCHO क्या है? एक्चुअली एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ठीक है। कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। और क्या ऑप्शन पॉसिबल है? यहाँ पर दोनों ऐसे थे, 2 लेग थे, एक में हाइड्रोजन है, एक में मैं पकड़ लेता हूँ CH3 लगा है, ऐसे CH3। तो ये क्या है? अगर ठीक से देखें तो ये है CH3 CHO। तो जैसे यहाँ पर CHO था तो एक एल्डिहाइड था, यहाँ भी CHO है तो ये एक एल्डिहाइड है। लेकिन ये कौन सा एल्डिहाइड है? तो ये फॉर्मल्डिहाइड था, ये एसिटल्डिहाइड है। ओके, यहाँ पे CH3 है तो इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं। अगर IUPAC नेम देखना है तो इसे आप इथेनॉल कहेंगे, इथेनॉल। नाल मतलब हो गया एल्डिहाइड, इथेनॉल। इनका IUPAC नेम है मिथेनॉल, मिथेनॉल। ये हमने जो ऊपर लिखा फॉर्मल्डिहाइड ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम इथेनॉल, इनका नाम है मिथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर CH2 CH3 हो और इधर फिर से हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। फिर से इसे हम कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CHO। तो ये CHO देखिए यहाँ भी था इतना, ये CHO था, यहाँ भी वो CHO मेंटेन है, यहाँ भी ये CHO मेंटेन है। यही हमारा फॉर्मल्डिहाइड का, सॉरी एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO। बाकी ये यहाँ से देखिए ये पार्ट चेंज होता रह रहा है। देखिए इसे रेड से कर देता हूँ तो ये पार्ट चेंज होता रह रहा है, ये पार्ट चेंज होता रह रहा है, ये पार्ट चेंज होता रह रहा है। बाकी फंक्शनल ग्रुप एज इट इज है। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एक एल्डिहाइड है और इनका नाम क्या होगा? क्योंकि 3 कार्बन है, इनका नाम होगा प्रोपेनॉल, नाल, ठीक है, प्रोपेनॉल। यहाँ तक समझ आया? और क्या हो सकता है? अब तो हमने दोनों में हाइड्रोजन रखा, फिर एक में हाइड्रोजन एक में कार्बन वाला कंपाउंड रखा, यहाँ भी एक में हाइड्रोजन एक में कार्बन वाला कंपाउंड, ये एक ही बात है। और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं क्या कि मैंने डबल बॉन्ड रखा, दोनों में ही कार्बन रख दूँ, यहाँ भी CH3 है यहाँ भी CH3 है, तो फिर ये क्या है? ये आप थोड़ा गौर देखिएगा तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन, ठीक है। ये कीटोन है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के संग है और दोनों साइड CH3 है। ये CH3 कुछ और भी हो सकता है, बड़ा भी कुछ, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, ये CH3 था, इसे कुछ बड़ा लिखा हमने CH2 CH3, तो वैसे यहाँ पे CH3 है, ये भी बड़ा हो सकता है CH2 CH3 या CH2 CH2 CH3, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मेन बात है कि कार्बन से कनेक्टेड है हमारा जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इतना। अब ये जो 2 लेग है, ये वाले 2 लेग, ये अगर दोनों हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड है। अगर एक हाइड्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो भी हमें एल्डिहाइड ही मिलेगा, उनका अलग अलग नाम होगा। लेकिन अगर दोनों ही कार्बन से कनेक्टेड है तो हमें जो मिलेगा वो कीटोन होगा, वो अब एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है। ओके, ये कीटोन का IUPAC नेम क्या है? इस कीटोन का IUPAC नेम है, 3 कार्बन है ना, तो फिर से ये प्रोपेनॉन, कीटोन के लिए हम नॉन यूज करते हैं, नॉन, तो प्रोपेनॉन, तो ये इनका IUPAC, ये कीटोन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ना, कार्बन के ही
इतना तो कांस्टेंट था। यहाँ पर मैं अगर कुछ लगाऊँ, यहाँ पर कुछ लगाऊँ, तो इसके बेसिस पे ये एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। अभी और कुछ देखना बाकी है। देखिए अभी अगर मैं ऐसा करूँ कि C डबल बॉन्ड O, एक के संग तो मैं चलिए CH3 लगा देता हूँ, दूसरे में CH नहीं लगाऊंगा, OH लगाऊंगा। अब इसे थोड़ा गौर से देखें तो ये बना है CH3 COOH। देखिए ये वाला पार्ट क्या है, COOH, ये तो है COOH, ये वाला पार्ट। बाकी से इसे हम क्या कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो ये इथेनोइक एसिड है। ठीक है, ये इथेन 2 कार्बन से है, इसे नोइक एसिड कहते हैं। तो ये नोइक जो है वो इनका IUPAC का नेम है, नोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पर ये CH3 की जगह ऐसा होता है CH2 CH3 ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी CH2 ये CH3 ऐसे होता, CH2 CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH। इसमें अब 3 कार्बन है ना, तो इनका नाम हो जाएगा फिर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये कार्बन का डबल बॉन्ड है और 2 इनके लेग जो है, 2 बॉन्ड यहाँ खाली है। फिर ये कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के संग, 2 लेग खाली है। कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के संग, 2 लेग खाली है। अगर एक हाइड्रोजन पक्का और यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे हाइड्रोजन हो या कार्बन वाले कंपाउंड हो, ठीक है, इसे ऐसे लिख देते हैं, कार्बन हो या तो फिर हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, तो इसे हम कहेंगे एल्डिहाइड। अगर दोनों में ही कार्बन वाले हैं तो इसे हम कहेंगे कीटोन, और एक में कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी हो लेकिन दूसरे में OH है, पक्का है, तो इसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना तो हमें समझ आ ही गया। तो ये सभी एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड में ही आते हैं। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर जब हमने ये कहा कि अल्कोहल के ये जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब कि 2 यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या दोनों ही हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हटा कर ऑक्सीजन को मैंने जोड़ा, कुछ भी हो, तो हमें ये कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। ठीक है ना। और ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। कभी ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कभी ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन भी हो सकता है, और कभी ये कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि यहाँ और यहाँ पर हमने क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा था पहले से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमें सब कुछ मिल सकता है। देखते हैं कैसे, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सही बात है, ये ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल का कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ही कि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, लेकिन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। तो एक OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है और एक CH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इस बॉन्ड के क्लीवेज से ही हमें जो मिलता है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये बात समझ आया। ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को मैं हटा रहा हूँ, डी है ना लिखा हुआ, तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया है मैंने, तभी तो ये बना है। ठीक है, ओके, मान लेता हूँ इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एज दिस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन H2 फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से मैंने H2 डाईहाइड्रोजन को हमने हटाया, तब जाके हमें एक कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ऑक्सीजन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है,
अब ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये पहले क्या था। देखते हैं एक एक करके। कि मान लेता हूँ मेरे पास पहले प्राइमरी अल्कोहल था। प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब होगा, अब यहीं से देखिए कि ये जो कार्बन है ये एक और कार्बन के संग कनेक्टेड है, बाकी सब हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ एक और कार्बन के संग कनेक्टेड है, बाकी ये हाइड्रोजन है। तो अब जब हम यहाँ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक कार्बन मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो जब ये एक हाइड्रोजन है ही तो ये क्या है, CHO। कौन सा है, CHO। साथ में कार्बन जो है ये CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसका यही मतलब है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल मेरे पास होता, एक कार्बन वाला ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल होता तो हमें एक एल्डिहाइड मिलेगा। यहीं आप सोचिए कि अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कैसा होता। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब कि ये कार्बन जो है 2 कार्बनों के संग और कनेक्टेड है, तभी तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी ये दोनों जो है, ये दोनों जो बॉन्ड है ये दोनों कार्बनों के संग ही कनेक्टेड है। तो ये क्या है, क्या ये एल्डिहाइड है, नहीं, इसे हम कीटोन कहते हैं। तो ये हमें कीटोन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बात हमें अब समझ आया कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं तो हमें कीटोन मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ी देर बाद आते हैं। तो यहीं पर ये लिखा है, देखिए, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड विच इन टर्न इज अगेन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड इफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। तो पहले फर्स्ट स्टेप ही समझते हैं कि ये हमारा एक 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें से हम 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम निकालेंगे। एक यहाँ से ये निकाल ले रहे हैं और एक इस CH2 का एक यहाँ से निकाल ले रहे हैं H। तो ये CH सिर्फ रह जाएगा, यहाँ से एक H निकाल ले रहे हैं। तो 2 H हमने जब निकाला तो क्या बचेगा, RCHO। तो देखिए RCH और ये डबल बॉन्ड रह गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हमने निकाल लिए, रिमूव। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, हमें एल्डिहाइड मिल गया, जो हमने ऊपर भी देखा था अभी। अब कह रहे कि अगर और ऑक्सीडेशन करे, कोई हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पर थमने वाला नहीं, और ऑक्सीडेशन करेगा। तो 2 हाइड्रोजन हटाया, अब एक ऑक्सीजन को ऐड भी करेगा, ऑक्सीजन एडेड, ठीक है। दोनों को ही तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऊपर ही मैंने लिखा था सबसे पहले कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो यहाँ तक ही आकर नहीं रुकेगा, सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन को ऐड भी करेगा। ऑक्सीजन को ऐड कहाँ करेगा, मान लेता हूँ यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, ये वाले जगह पे C के संग H था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, C के संग अब OH है। अब C के संग जब OH हो गया, अब आप देखिए ये पूरा क्या है, हमने फंक्शनल ग्रुप जब डिस्कस किया था तो बताया था ये, अब ऐसा इसे आप लिख सकते RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करें तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर उस एल्डिहाइड को और ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इतना समझ आ रहा है फिलहाल। 2 डिग्री को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। यहाँ पर और देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है, देखिए कैसे है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, ये RCH या R-, 2 यहाँ पर R वाले ग्रुप है, मतलब कार्बन इनमें। तो यहाँ से अगर हम 2 हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन ये वाला हटाएंगे, एक हाइड्रोजन ये वाला हटाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, वही हो रहा है देखिए। तो हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। इतना समझ आया, ठीक है, इतना ही समझते हैं। और क्या देखते हैं, अब यहाँ पर कह रहा है कि जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज़ करेंगे ही ना। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो समझ आया यहाँ पर कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है, समझ सकते हैं। अभी हमने कुछ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है, ये सब हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा, सिर्फ ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँगा तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, और उस एल्डिहाइड को और ज़्यादा ऑक्सीडाइज करूँगा तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पर हुआ था हमारा रिमूवल ऑफ H2 यहाँ से निकाल रहे थे, यहाँ पर हुआ हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये होगा। अब देखते कैसे होगा।
तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज़ करना है तभी तो एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा क्रोमिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड मतलब होता है वाटर उसमें नहीं रहेगा, एनहाइड्रस रहेगा। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे मार्क कर देते हैं। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए बस एक ऑक्सीडेशन होगा और हमारा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर रह जाएगा बस। नेक्स्ट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास जिनका नाम है पीसीसी। ओके, पीसीसी का मतलब हुआ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। ठीक है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पाइरिडीनियम का पी, ये क्लोरो का सी, क्रोमेट का सी। तो पाइरिडीनियम मतलब पाइरिडीन है, इसमें पाइरिडीन ऐसा दिखता है, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए ऐसा, जस्ट एक बेंजीन रिंग रहेगा, एक कार्बन हटाकर मैं वहाँ पर नाइट्रोजन डाल दिया हूँ। ठीक है, ये नाइट्रोजन है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन यहाँ पर डाला गया है। ओके, तो ये हमारा पाइरिडीन। फिर क्लोरो लाने के लिए हमने क्या किया, HCl यूज किया है। ओके, और क्रोमेट लाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड मतलब CrO3। तो इन तीनों को मतलब CrO3, पाइरिडीन और HCl, ये तीनों को अगर मिलाएंगे तो जो बनेगा उसे हम कहते हैं PCC, जिनका नाम है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इन तीन चीज़ों को मिलाकर ये बनता है। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए ये अल्कोहल को सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लाकर छोड़ देता है। एल्डिहाइड से और आगे ऑक्सीडाइज करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना रहा। ठीक है, तो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ लिया, एक है एनहाइड्रस क्रोमिक और दूसरा था हमारा पीसीसी। तीसरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, पहले ही कह दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये है अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे सॉरी अल्कोहलिक कह दिया मैंने, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ लिखा है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, इसलिए KMnO4 के साथ एक H+ भी लिखा है, मतलब ये एसिडिक है, इसमें H+ अवेलेबल है। तो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये अल्कोहल को देखिए, अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लाकर नहीं छोड़ता, ये इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में लाकर छोड़ेगा, ये हमने देख लिया। तो 2 नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने देखा, एक था एनहाइड्रस CrO3, दूसरा है PCC और ये नॉर्मल है, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ऐसे ही आपको याद रखना है कि ये सारे क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को ऐसे ही सीधा लिख दीजिए कि ये कन्वर्ट करेंगे CHO में, और ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब 2 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, एनहाइड्रस क्रोमेट है, मतलब कि जस्ट एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ एक ही बार कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये 2 डिग्री ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनता है, ये हमने पहले ही देख रखा है। ठीक है, अब 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन यहाँ से लॉस करने के लिए है ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल देखूँ 3 डिग्री का, तो आप ऐसे देखिए, इसे हटाता हूँ तो और साफ समझ आएगा। ये 2 डिग्री था, तो 3 डिग्री कैसा होगा, ये कार्बन है, इस यहाँ पर R- था, यहाँ पे R- है, ये R है, यहाँ पर OH है, और ये जो H है ना, इसे हटाकर यहाँ पर और एक R डबल डैश लगा देता हूँ, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ से आपको H2 हटाना है, 2 H2 हटाना है तभी तो एक H तो आप ये हटा देंगे, दूसरा H कहाँ से हटाएंगे, ये इस कार्बन के संग तो और कोई H है ही नहीं है ना, तो इनका आप फिर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ओके, और ना ही ये कीटोन बनेगा, ना ही एल्डिहाइड बनेगा। अगर 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड बनता, 2 डिग्री जैसे है तो ये कीटोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन और इस कार्बन का ये हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इस कार्बन के पास और कोई हाइड्रोजन है ही नहीं हटने को, तो ये ऑक्सीडेशन इनका नहीं होगा। ओके, ये बातें यहाँ पर देखिए लिखी है कि टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग, लेकिन तब भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंडीशन कर दे, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दिया जाए, टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाए,
तो क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होने लगेगा। मतलब कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है, ये बॉन्ड टूट सकता है, ये बॉन्ड टूट सकता है, और हमें फिर छोटे छोटे COOH वाले कंपाउंड मिलने लगेंगे। मतलब ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन ये बॉन्ड सब, क्योंकि अगर मैं कंडीशन हार्श कर दूँ, जैसे कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा दूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने लग जाऊँ, तो क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज ऑफ वेरियस CC बॉन्ड हो रहा है। मतलब ये कार्बन के संग दूसरे कार्बन का जो बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, और ये सब बॉन्ड टूटकर उनका ऑक्सीडेशन होगा, और उसके बाद हमें जो छोटे छोटे COH वाले कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, वही बातें यहाँ लिखे हैं कि क्लीवेज ऑफ वेरियस CC बॉन्ड टेक प्लेस एंड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ लेसर कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड। इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है, जस्ट इतना कंसेप्ट ही काफ़ी है। अब यहाँ पर और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, जिनका नाम है कॉपर। ठीक है, तो सेम वही बात है, जैसे हमने एनहाइड्रस, ये क्रोमिक CrO3, दूसरा था PCC। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल थे। अब एक और इसमें ऐड कर लीजिए कॉपर, ये नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विथ एसिड, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब ये कॉपर भी ऐड हो रहा है, तो अब देखिए क्या प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, विल अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन एंड गिव्स एल्डिहाइड, ये हमने पहले ही पढ़ा था। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा एंड गिव्स कीटोन। एंड टर्सरी अल्कोहल का क्या होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। देखिए यही एक बात है, देख लीजिए डिहाइड्रेशन, यहाँ पर हो रहा था डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन जा रहे थे, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन जा रहे थे, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। किसके साथ, कॉपर के साथ स्पेशली, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कॉपर के साथ ही लिखा गया है। कितने टेम्परेचर में, 573 केल्विन। तो मैं एक प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन में हीट करूंगा, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम निकल जाएंगे, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, और मुझे जो मिलेगा वो है एल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मैं कॉपर के साथ 753 केल्विन में हीट करूंगा, तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम निकल जाएंगे, और हमें जो मिलेगा वो है कीटोन। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जा रहा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और इसमें से 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो देखिए 1 हाइड्रोजन बचा और ये OH बचा। ठीक है ना, और जो टर्सरी अल्कोहल है इनका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, इनका डिहाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मतलब वाटर निकल जाएंगे इनमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, सॉरी, इनमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, बल्कि एक ऑक्सीजन भी निकल जाएगा। यहाँ से सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ से एक ऑक्सीजन भी निकल जाएगा। कैसे, तो ये यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, ये 3 में से किसी से भी निकल सकता है, तो मैं इनका ही दिखा रहा हूँ कि इनमें से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये H2 हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल के बाहर, और इनके ये OH निकल के बाहर, ये दोनों मिलकर क्या हुआ, H2O, तो डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर निकल के बाहर। वाटर निकल के बाहर हो गए, तो ये अब एक बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बनना है, तो ये दोनों एक दूसरे के संग बॉन्ड बना लेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा फिर। ठीक है, तो जस्ट आप समझ सकते हैं इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके, तो इसके साथ फिर हम एल्कोहल के इन एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वो सारे 4 जो हमें रिएक्शंस देखने थे, सबसे पहले थे रिएक्शन विद HX, वो हमने देख लिया। दूसरा था रिएक्शन विद PX3, वो भी हमने देख लिया। तीसरा था हमारा डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, वो भी हमने देख लिया। और लास्ट था ऑक्सीडेशन, जहाँ पर 1 डिग्री बनाता था एल्डिहाइड, 2 डिग्री बना रहा था कीटोन, और 3 डिग्री से हमें 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन हो हार्श कंडीशन में, तो हमें छोटे छोटे COH वाले या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मॉलिक्यूल्स देखने को, कंपाउंड देखने को मिलेंगे। और अगर मैं कॉपर के साथ इनका ये करूँ, रिएक्शन कराऊंगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बनाता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो रहा है। ओके, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। तो इसके साथ हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट होता है।